फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के आईपीसी के लेक्चर में हम प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस का जो टॉपिक था उसमें जो कंडीशंस अभी रह गई हैं उनको मैं कंटिन्यू करूंगा और ये टॉपिक इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस को एलैबोरेट किया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की थी। मैंने बताया था कि किन ऑफेंसेज में आप प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस के राइट को यूज में ले सकते हैं और इसकी जो सीमाएं हैं, प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो मैंने आप लोगों के साथ यानी सेक्शन 99 जो था वो मैंने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है, वो कौन कौन से अपराध हैं जबकि हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो पहले मैं बात करूंगा यहां पर सेक्शन 100 यानी वो समस्त अपराध जो कि मानव शरीर के विरुद्ध हैं और जहां ऐसे अपराधों के संबंध में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो सबसे पहले डेथ यानी इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड, यानी जहां हमलावर के कार्य से तत्काल मृत्यु की आशंका हो तो वहां अपनी सुरक्षा के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा के लिए ऐसे हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। यानी जहां हत्या का भय हो, आपराधिक मानववध का भय हो, वहां आप हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं और यह विधि विरुद्ध नहीं माना जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर बात आती है ग्रीवियस हर्ट, घोरोपति। घोरोपति यानी गंभीर प्रकार की चोट, यानी जहां हमलावर के कार्य से गंभीर प्रकार की चोट होने की आशंका है स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को, तो ऐसी परिस्थिति में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। कौन कौन सी चोटें गंभीर मानी जाएंगी ये आईपीसी की धारा 320 में बताया हुआ है। सेक्शन 320 में कौन कौन सी चोटें गंभीर हैं, 8 प्रकार की चोटों का वर्णन किया हुआ है, वो सेक्शन 320 में बताया हुआ है। ये 8 प्रकार की चोट कौन कौन सी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहला है इमेस्क्यूलेशन यानी पुंसत्व हरण, दूसरा है दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद, तीसरा है दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद, चौथा है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद और पांचवा है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी हास। यानी 5 कंडीशंस हो गई, समझ में आ गई होंगी। पहला हो गया पुंसत्व हरण, दूसरा आंख के संबंध में आंख को परमानेंटली दोनों आंखों को एक आंख को फोड़ देना, तीसरा जो है कान के संबंध में, चौथा जो है अंग के या जोड़ का यानी हाथ काट देना, पैर काट देना, पांचवा है अंग या जोड़ की शक्तियों का स्थायी नाश या विच्छेद यानी पैरालिसिस वगैरह, यानी इतना मारा कि हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद छठवां आता है सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, यानी चेहरे पर ब्लेड वगैरह मार देना। पहले जो एसिड अटैक होते थे वो भी इसी कैटेगरी में आते थे, हालांकि वर्तमान में 326 ए और 326 भी अलग से एसिड अटैक के लिए धाराएं बना दी गई। इसके बाद बात आती है किसी भी अंग या जोड़ के संबंध में किसी भी दांत या अस्थि का भंग या विसंधान, यानी दांत हड्डी की बात हो रही है, दांत भी हड्डी की श्रेणी में आते हैं, तो अस्थि या दांत का भंग या विसंधान यानी डिसलोकेशन, हड्डी तोड़ देना, दांत तोड़ देना या उसको डिसलोकेट कर देना। और फाइनली कोई भी ऐसी शारीरिक पीड़ा जो जीवन को संकट उत्पन्न करती है या जिसके कारण व्यक्ति 20 दिनों तक तेज शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाजों को करने में असमर्थ रहता है। तो ये कुछ कंडीशंस जो है 8 कंडीशंस 320 में ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आ जाती हैं, जहां अगर ऐसी चोट होने की संभावना है तो हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। तीसरे नंबर पर बात आती है रेप की। 375 376 जो है वो रेप से संबंधित हैं और रेप के अपराध में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। जहां रेप की आशंका है वहां हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। इसके बाद बात आती है अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेज, यानी इनडायरेक्टली जो बात हो रही है ये हो रही है सेक्शन 377 की। प्रकृति विरुद्ध अपराध जो होते हैं, काम तृष्णा की पूर्ति के लिए प्रकृति विरुद्ध अपराध किए जाते हैं, वहां भी हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। इसके बाद 5th नंबर पर बात आती है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, यानी व्यपहरण और अपहरण। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि व्यपहरण और अपहरण में क्या अंतर होता है। कुछ स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं, वो किडनैपिंग को अपहरण मान लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर कि किडनैपिंग अपहरण नहीं होता, किडनैपिंग को व्यपहरण कहते हैं और अपहरण जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्डक्शन। दोनों में क्या अंतर है ये आने वाले लेक्चर्स में हम आगे जो है यूनिट 3 में जब हम लोग आएंगे डिस्कस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद बात आती है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, सदोष परिरोध की। तो सदोष परिरोध किसी व्यक्ति को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के कैद कर लेना, जो कि 340 में डेफिनेशन दी हुई है, 342 में इसका पनिशमेंट दिया हुआ है, ये जो है यहां पर बताया हुआ है। और 7वें नंबर पर बात आती है एसिड अटैक यानी तेजाब द्वारा हमला। तो ये जो है 7 ऐसी परिस्थितियां हैं मानव शरीर के विरुद्ध अपराध होने की दशा में जहां हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। इनके अतिरिक्त यदि कोई अपराध हुआ है
भले ही वो मानव शरीर के विरुद्ध है, तो हमलावर की मृत्यु कारित नहीं की जाएगी, युक्तियुक्त क्षति कारित की जा सकती है, और ये बात सेक्शन 101 में बताई हुई है। अब हम बात करेंगे जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं, किस कौन से ऐसे संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं जहां हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। इसका उल्लेख सेक्शन 103 में बताया हुआ है। सेक्शन 103 में उन समस्त अपराधों को बताया हुआ है जहां हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है, जिसमें सबसे पहले बात आती है लूट या डकैती। देखिए, लूट और डकैती के अपराध जो होते हैं वो सामान्य प्रकृति में दोनों जो है अपराध सिमिलर हैं, यानी कहने का मतलब है कि दोनों अपराधों की प्रकृति में कोई मूल अंतर नहीं है, केवल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर दोनों अपराधों में विभेद किया जाता है। जहां 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करेंगे, डकैती मान ली जाएगी। बाकी की जो डिटेल्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन लूट या डकैती का अपराध होने की जहां आशंका होगी वहां प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। उसके बाद रात्रौ गृहवेदन। रात्रौ मतलब सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले, और गृहवेदन हाउस ब्रेकिंग, यानी सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय के पूर्व किसी व्यक्ति के घर में गलत तरीके से या निर्धारित तरीके से प्रवेश करना। कौन कौन से निर्धारित तरीके हैं ये सेक्शन 445 में बताए हुए हैं। गृहवेदन के तरीके 445 में बताए हुए, तो ये यहां पर भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। इसके बाद बात आती है अग्नि द्वारा रिष्टि। अग्नि द्वारा रिष्टि, रिष्टि का मतलब संपत्ति को क्षति पहुंचाना, यानी किसी के घर में आग लगाना, किसी की प्रॉपर्टी में आग लगाना। तो वहां ऐसी परिस्थिति में आपने देखा होगा दंगे जब होते हैं, बलवा जब होता है और घरों में, दुकानों में, मकानों में आग लगाई जाती है, तो वहां ऐसी परिस्थिति में आप अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो रिष्टि है वो अग्नि द्वारा की जानी चाहिए और किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलियान या मानव आवास को की जानी चाहिए जो कि मानव आवास के रूप में या संपत्ति का अभिरक्षा के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसी तरीके से आगे हम चलेंगे और हम बात करेंगे कोई चोरी, रिष्टि या अतिचार। कोई चोरी, रिष्टि या अतिचार जिसमें मृत्यु या घोरपति की आशंका हो। सामान्य चोरी, सामान्य रिष्टि या सामान्य अतिचार में हमलावर की मृत्यु कारित नहीं की जाएगी, परंतु यदि ऐसी चोरी, रिष्टि या अतिचार से मृत्यु या घोरपति की युक्तियुक्त आशंका कारित होती है तो हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो ये 4 कैटेगरीज में संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में हमलावर की मृत्यु कारित करने का अधिकार व्यक्ति को दिया हुआ। इनके अतिरिक्त यदि कोई अपराध होता है, संपत्ति के विरुद्ध है, तो वहां पर मृत्यु कारित नहीं करेंगे, अन्य युक्तियुक्त क्षति कारित की जा सकती है, जैसा कि धारा 104 में उल्लेख किया हुआ। तो इस तरीके से हमें अपना क्वेश्चन तैयार करना है। पहले पार्ट में हमें 96 जो कि जनरल रूल है, 99 में इसके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, ये हमको बताने, 98 को भी इसमें डिफाइन करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में 97 में बता दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे अपराध होंगे जहां प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जाएगा, और फिर आगे धारा 100 और 103 में ये बता दिया गया है कि कब उन अपराधों में, मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। अभी आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी इस पार्ट में मैं बात करूंगा मॉब लिंचिंग की, जो कि सेक्शन 96 से लेके 106 के बीच में ही है, और मैं अब इसके बाद जो है आ जाता हूं सेक्शन 106 में। सेक्शन 106 इनडायरेक्टली मॉब लिंचिंग की बात करता है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं हमारे देश में आमतौर पर होती रहती है। जैसे मुझे एक बात याद आ गई, एक दृष्टांत याद आ गया, एक घटना याद आ गई। मॉब लिंचिंग की जो घटना अभी रिसेंटली जो हुई थी पालघर में, महाराष्ट्र में हुई थी, जहां बड़ी बेरहमी से, निर्मम तरीके से साधुओं की हत्या कर दी गई थी। साधु को मार दिया गया था, उसका जो ड्राइवर था उसको जो है पीट पीट कर मार दिया गया था। 2 या 3 लोगों की वहां हत्या हुई थी। तो इस तरह की घटनाएं अक्सर हम लोगों के सामने आती रहती हैं, जिनको हम मॉब लिंचिंग की घटनाएं कहते हैं। यानी मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होगा? मॉब का मतलब भीड़, यानी भीड़ द्वारा हत्या कर दिया जाना या भीड़ द्वारा जो है अपराध किए जाना, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। तो प्रश्न ये बनता है कि जहां किसी व्यक्ति पर भीड़ द्वारा हमला किया जाएगा तो क्या भीड़ के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया सकता है? तो इसका उत्तर धारा 106 में लिखा हुआ है कि धारा 106 की बात यहां पर कर रहा हूं कि मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं जहां भीड़ द्वारा जो है किसी व्यक्ति पर हमला किया जा रहा है, तो वहां पर उस व्यक्ति का और उसके अक्रॉस जो लोग हैं उनका यह कर्तव्य है कि उस भीड़ से उस व्यक्ति की सुरक्षा करें, और उसके लिए वहां पर भीड़ पर घातक हमला भी किया जा सकता है, या भीड़ के संबंध में यहां पर भीड़ में जो है भीड़ पर घातक हमला किया जा सकता है, भले ही भीड़ में उपस्थित लोगों में से किसी की मृत्यु हो जाए। 106 में एक दृष्टांत दिया हुआ है, जैसे कोई भीड़ है और वो किसी व्यक्ति पर हमला कर रही है। इस भीड़ में कुछ लोग हैं जिनके पास हथियार हैं,
और उस भीड़ में कुछ निर्दोष लोग भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, और ये भीड़ किसी ए पर हमला कर रही है, तो यदि यहां पर ए को ये युक्त भय है कि ये भीड़ उसको मार देगी जान से, तत्काल मृत्यु का भय है, तो अपने आप को बचाने के लिए उस भीड़ पर हमला कर सकता है, भले ही उस हमले से इन निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाए। ये अधिकार ए का है धारा 106 के तहत। इसमें एक घटना मुझे और याद आई, जो रामवृक्ष वाला केस था, मथुरा का ही जो केस था, कि रामवृक्ष वाले मामले में जो रामवृक्ष वाले केस में जवाहर बाग में अवैध तरीके से जो है जमीन कब्जा ली गई थी, और जब उस जमीन का कब्जा खाली कराने के लिए मथुरा में जो एसपी सिटी थे उस समय मुकुल द्विवेदी जी और एसओ संतोष यादव जी जब खाली कराने के लिए गए थे, तो वहां पर उपस्थित लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों अधिकारियों की जो है निर्मम मृत्यु कारित कर दी गई, दोनों अधिकारी शहीद हो गए थे। तत्पश्चात पुलिस ने एक्शन लिया, और पुलिस ने एक्शन लिया क्योंकि उसमें जो भीड़ थी, जो लोग वहां मौजूद थे, उसमें स्त्रियां भी थी, बच्चे भी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर उस भीड़ पर हमला नहीं किया जा सकता है या अभियुक्त की मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है। जहां सिचुएशन ऐसी है, भले ही भीड़ में निर्दोष लोग भी मौजूद क्यों ना हो, लेकिन जहां भीड़ से मृत्यु का भय है या भीड़ जो है उग्र हो चुकी है, तो वहां पर भीड़ के विरुद्ध एक्शन लिया जा सकता है। तो ये भी प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरीके से आप ये पूरा चैप्टर या पूरा टॉपिक जो है अच्छे से तैयार करेंगे, और प्राइवेट डिफेंस के संबंध में जो भी डिटेल्स है मैंने आपको बताई, और यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है, आगे आप ऑल इंडिया बार एग्जाम देंगे वहां भी यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकलते हैं, जुडिशरी में एपीयू में भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीटली ये वाला टॉपिक कर लिया, प्राइवेट डिफेंस, और आगे जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें मैं अब अपराधों से शुरुआत करूंगा, अबैटमेंट की बात करूंगा, कॉन्स्पिरेसी की बात करूंगा, और इस तरीके से हम अपने लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। Okay, till that, thank you so much.